वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन के बारे में कि अपने जो जो प्लांट हैं उनमें प्रोपोगेशन किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। सबसे पहले प्रवर्धन अपन बोलते किसको है, तो प्रवर्धन की जो डेफिनेशन जो होती है ये यही होती है कि कोई भी पौधा अपनी संख्या में सतत या लगातार जो प्रवर्धन करता है, पौधा अपनी संख्या में सतत बढ़ोतरी करता है या वृद्धि करता है, तो वृद्धि करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रवर्धन या पादप प्रसारण कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। लैंगिक प्रसारण या जिसको अपन बोलते हैं सेक्सुअल एक होता है अलैंगिक जिसको बोलते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन। सेक्सुअल जो होता है लैंगिक, जिसमें अपन बोलेंगे कि नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है और वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं प्लांट में ही, यानी नर पुष्प और मादा पुष्प या नर परागण और मादा परागण दोनों क्या करेंगे, निषेचन का कार्य करते हैं और निषेचन के कार्य के बाद में वह बीज का निर्माण करते हैं, तो वो आता है लैंगिक प्रसारण के अंतर्गत आता है। बीज द्वारा पौधों का प्रवर्धन या प्रसारण जो है वो अपना क्या कहलाता है, लैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अपन देखें, जैसे पपीता, नींबू और फालसा, इन तीनों में जो प्रवर्धन जो ज्यादातर होता है वो किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा, यानी अपन बोल सकते हैं किसके द्वारा होता है, लैंगिक प्रसारण होता है। आगे अपन देखते हैं कि लैंगिक प्रसारण में नॉर्मल जैसे सीड होता है, सीड एम्ब्रियो यानी इसमें भ्रूण जो पाया जाता है, भ्रूण क्या करेगा, अपनी ग्रोथ करता है और वो जड़ का निर्माण, दो तरह की चीजें बनती हैं। एक तो बनता है जैसे कोई बीज होता है, तो वो बीज जैसे उसको उचित मात्रा में नमी प्राप्त होती है, तो नमी प्राप्त होने से दो तरह की होती है। एक तो उसमें होता है प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। प्रांकुर हमेशा किसका निर्माण करता है, ऊपर की शाखाओं का या परोह का निर्माण करता है, और मूलांकुर जो होता है हमेशा जड़ का निर्माण करता है। तो इस तरह से अपन जड़ और जिसमें भ्रूण होता है और भ्रूण के द्वारा प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है, तो वो होता है किसमें, लैंगिक प्रसारण के अंतर्गत होता है। अगला, लैंगिक प्रसारण के बेनिफिट क्या है, उनमें क्या क्या फायदे हैं, तो पहली बात है लैंगिक प्रवर्धन से विभिन्नताएं आती हैं। ये प्रवर्धन की सरल विधि मानी जाती है, जिसमें पौधे जो होते हैं वो कौन सी, दीर्घ आयु वाले होते हैं, यानी बीज के द्वारा अगर पौधे को अपन तैयार करते हैं तो वह पौधों की आयु लंबी होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, अपने आप को अधिक सहनशील होते हैं, यानी यह जैविक भूमि की या वातावरण की जितनी भी प्रतिकूल जो मौसम होता है उसको आसानी से ये क्या कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं। लैंगिक जनन के द्वारा अपन किस्म सुधार या बीज का कार्य भी कर सकते हैं या बीज द्वारा ही किया जाता है। और ये पपीता, फालसा, मैंगोस्टीन में वनस्पति प्रवर्धन नहीं होने के कारण इनमें केवल और केवल कौन सा होता है, लैंगिक प्रवर्धन ही होता है। कौन सा होता है, लैंगिक प्रवर्धन ही होता है। परंतु ये विधि जो है वो केला है, अनानास है, अंगूर है, सहतूत है, इनके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि इनमें अपन बात करें तो डायरेक्ट बीज निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है, यानी बीज निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है। उससे पहले अपन उनका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो अपने उपयोग के लिए अपन क्या करते हैं, बीज निर्माण नहीं होने देते हैं, तो यह विधि उन पौधे के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। आगे बात करते हैं अलैंगिक प्रसारण। अलैंगिक प्रसारण में कह रहा है कि इस विधि में पौधों का प्रसारण बिना बीज का लिए पौधे के किसी भी वनस्पति के भाग, जैसे उदाहरण के तौर पे जड़, तना और पत्ती से अपन नया पौधा तैयार करते हैं, तो वो कहलाता है अलैंगिक प्रवर्धन, यानी अनसेक्सुअल व एसेक्सुअल कहलाता है, जिसमें किसी अन्य पौधे की अपने को आवश्यकता नहीं होती है। अपन बात करें कि हेलो मोगी के एग्जाम और है ना, तो फ्री कर दो, गोविंद भी फादर ने बोल दूंगे।
आगे अपन चलते हैं, इसमें कि इसके लाभ क्या है। इसके लाभ यह है कि इसमें पौधे मात्र पौधे के समान गुण वाले होते हैं, यानी जैसा मात्र पौधा होता है वैसे ही क्या होते हैं, इसमें जो छोटा या नया पौधा जो विकसित होता है वो दोनों आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। बीजू पौधा की तुलना में आयु इनकी क्या होती है, कम होती है, यानी बीजू पौधा है उसकी आयु अधिक होती है, जबकि जो वनस्पतिक भागों के द्वारा अगर अपन तैयार करेंगे तो उनकी आयु उनकी अपेक्षा तुलना में क्या होती है, कम होती है। लैंगिक प्रसारण के द्वारा फसल सुधार का कार्य संभव नहीं होता है। अगर अपने को नई किस्म विकसित करनी है, फसल में सुधार करना है, तो उसके लिए बीज का होना आवश्यक है, और बीज होगा तो कौन सी विधि होगी, लैंगिक विधि होगी। और इसमें अपन यही पढ़ते हैं कि इसमें केवल जड़, तना और पत्ती, इन्हीं का उपयोग करके अपन नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बीज रहित पौधे इस विधि के द्वारा आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, और कुछ पौधे जैसे केला, अनानास, अंगूर और शहतूत, इनके लिए यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनमें बीज का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है। आगे अपन देखते हैं कि लैंगिक प्रसारण को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अलग भाग कौन कौन से हैं, कलम के द्वारा यानी कटिंग, दूसरा जो आता है अपन बोलेंगे दाब कलम यानी लेयरिंग, सबसे पहला जो है उसमें जो होता है सबसे पहला वो है कटिंग, यानी कटिंग के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। दूसरा दाब कलम यानी लेयरिंग के द्वारा क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। उपरोपण यानी ग्राफ्टिंग के द्वारा भी क्या होता है, उपरोपण होता है। कलेकाइन यानी बडिंग के द्वारा भी क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर के द्वारा भी क्या होता है, प्रवर्धन होता है। अन्य विधि अदर और मेथड आती है जिनके द्वारा अपन पौधे से नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक एक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि कलम के द्वारा किस तरह से तैयार किया जाता है, दाब कलम के द्वारा किस तरह से, उपरोपण, कलेकाइन, उत्तक संवर्धन या अन्य विधियां कौन कौन सी इसमें शामिल हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कलम यानी कटिंग के द्वारा। कटिंग अपन बोलते हैं कि पौधे के जड़, तना और पत्ती किसी से भी अपन कलम तैयार करेंगे, और कलम तैयार करके उपयुक्त माध्यम का मतलब यह हो गया कि अपन ऐसी भूमि जहां उचित मात्रा में क्या हो, नमी हो, उन स्थान पर लगाकर अपन क्या करेंगे, एक नया पौधा तैयार करते हैं। तो वो विधि अपनी क्या कहलाती है, कलम कहलाती है। कलम जो होता है वो मोस्टली 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है जड़ कलम यानी रूट कटिंग, दूसरा होता है पत्ती यानी लीफ कटिंग, और तीसरा होता है तना यानी स्टेम कटिंग। ठीक है, यानी अपन नया पौधा कलम के द्वारा तैयार करेंगे तो जड़ के द्वारा भी कर सकते हैं, पत्ती द्वारा भी कर सकते हैं, और तने के द्वारा भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जड़ जो कलम होता है वो जड़ कलम किसमें किया जाता है। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है जेट और आईसीआर में कि जड़ कलम के लिए उपयुक्त या कौन सी पौधों के लिए जड़ कलम विधि द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इनमें से अभी एक फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, वो भी मैं अभी चर्चा करूंगा। जड़ कलम यानी रूट कटिंग। रूट कटिंग में क्या होगा कि जड़ कलम 0.5 से लेकर 1 सेमी मोटी अपन जड़ तैयार करेंगे या जड़ लेंगे, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 10 से 15 सेमी। यानी अपन क्या करेंगे, ये जड़ है, जिस जड़ की अगर लंबाई 10 से 15 सेमी होगी तो इसको यहां से काट दिया जाएगा, और काट कर इसे नए पौधे के रूप में, आप देख रहे हो ये प्लांट से अलग है, नए पौधे के रूप में विकसित किया जाता है। अब फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि जड़ कलम विधि कौन से फल के लिए उपयुक्त है, कौन से फल के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो जड़ कलम विधि किसके लिए उपयुक्त होती है, उपयुक्त उसमें ऑप्शन दिए थे अंजीर, उसमें दूसरा ऑप्शन था बेर, तीसरा ऑप्शन आड़ू, और चौथा अमरूद, सॉरी अमरूद नहीं था, पपीता, इस तरह से। तो सही ऑप्शन क्या था इसमें, आड़ू। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेट में, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब 4 ही ऑप्शन आपको चारों ध्यान में रखने हैं, सेब, आड़ू, लीची और अमरूद। इनमें प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जा सकता है, जड़ के द्वारा किया जा सकता है। आगे अपन बात करें पत्ती कलम।
पत्ती कलम में बात करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, एक नई पत्ती के द्वारा या मासल युक्त जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उस मासल युक्त यानी कठोर, ये आवरण थोड़ा भारी हो, ठीक है, यहां से इसमें पर्वत संधियां निकलती हो, यहां से क्या निकलती हो, पर्वत संधियां निकलती हो, ऐसी पत्ती का चयन किया जाता है और उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। देखो, जिन पौधों की पत्तियां मोटी और मासल गुद्देदार होती है उन्हें काम में लिया जाता है। इन पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती है, यानी पर्वत संधियां उपस्थित होती है। जो विधि आती है वो कौन सी है? आगे आते हैं नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आते हैं तना कलम। तना कलम इंपोर्टेंट होती है, यानी लकड़ी के कठोरता या परिपक्वता के आधार पर तना कलम को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग आप चाहो तो इसी डायग्राम से यहां समझ सकते हो, थोड़ा यूं कि ये पौधा होता है, इसमें ये लीफ होती है, ठीक है, या शाखा समझ लो। तो इसमें हमेशा जो नीचे वाली शाखा वह है वो हार्डवुड कटिंग के लिए काम में ली जाती है। इससे ऊपर वाली शाखा हमेशा सेमी हार्ड वुड कटिंग के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। उससे ऊपर वाली हमेशा किसके लिए ली जाती है? सॉफ्ट वुड कटिंग के लिए ली जाती है। और ऊपर वाली जो शाखा है वो हर्बेसियस यानी शाकीय तना कलम के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। एक एक के बारे में डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कठोर काष्ठीय तना कलम, दूसरी आती है मध्यम कठोर काष्ठीय तना कलम, तीसरी आती है मुलायम कोमल काष्ठीय तना कलम, चौथा आता है शाकीय तना कलम। प्रत्येक के बारे में चर्चा करें। नंबर एक पे जो है वो आती है कठोर काष्ठीय तना कलम। कठोर काष्ठीय तना कलम यानी हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, 1 साल पुरानी शाखा का चयन करते हैं, यानी अगर ये पौधा है तो उस पौधे की ऐसी शाखा का चयन करेंगे जो 1 वर्ष क्या हो, पुरानी शाखा हो, यानी 1 वर्ष पुरानी शाखा का इसमें क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। और उसके लिए जो कलम तैयार की जाएगी उस कलम की मोटाई 2.5 सेमी होनी चाहिए और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 15 से 25 सेमी। अगर फिक्स पूछे आपसे तो वो आएगा 22.5 सेमी, ठीक है। कलम को जब लगाते हैं तो 45 डिग्री कोण पे, यानी ये जो कलम है ये अपन तैयार की है तो इसको 45 डिग्री कोण पर लगाया जाएगा। और कलम जो है, कलम एक और ध्यान रखा जाता है, इसका 2/3 भाग तो क्या होगा, भूमि के अंदर होगा और 1/3 भाग बाहर रहता है। ये दोनों चीज इंपोर्टेंट है, यानी 2/3 भाग तो क्या रहेगा, भूमि में रहता है और 1/3 भाग कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, यानी ज्यादा भूमि के नीचे और ऊपर की तरफ कम ही रहता है। और जब भी इसको लगाएंगे तो नीचे की तरफ जो नीचे वाला भाग है उसको IBA यानी इंडोल ब्यूटारिक एसिड के घोल से उपचारित करके लगाया जाता है ताकि जड़ों का विकास क्या हो सके, शीघ्र हो सके। ये इस विधि के द्वारा मात्र 60 से 70 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। और यह विधि ज्यादातर जो उपयुक्त मानी जाती है वो उपयुक्त मानी जाती है किसके लिए, अंगूर के लिए। और अंगूर के साथ में जो गुलाब होता है, कौन सा गुलाब, ध्यान रखना, देसी गुलाब यानी रोजा इंडिका। इसमें रोजा इंडिका में भी ये विधि उपयुक्त होती है प्रोपोगेशन के लिए। मेन बात इसमें यह ध्यान रखना है कि कलम की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। अगर फिक्स पूछे तो मैंने फिर बताया 22.5 सेमी, औसत कितनी, 15 से 20 सेमी, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 सेमी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखें, दूसरी विधि आती है मध्यम कठोर काष्ठीय तना कलम यानी सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग में देखें तो इसके अंतर्गत जिस शाखा का चयन किया जाएगा वह शाखा 6 से लेकर 9 माह पुरानी होनी चाहिए। पहले वाली में 1 साल थी, इसमें 6 से 9 माह थी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सेम वही है आगे प्रक्रिया कि 6 से 9 माह पुरानी शाखा का चयन करेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी, लगभग 15 से 20 सेमी होगी, मोटाई 2.5 सेमी, वही 45 डिग्री कोण पर लगाया जाएगा, यानी कितने डिग्री, 45 डिग्री कोण पे लगाया जाएगा, जिसका 2/3 भाग जो है वो भूमि के क्या होगा, अंदर होगा और लगभग 1/3 भाग बाहर होता है। सेम वही विधि के द्वारा। ये विधि अनार, अंजीर, लेमन और नाशपाती इनके लिए क्या मानी जाती है, अच्छी या उपयुक्त मानी जाती है। आगे अपन बात करें, तीसरी आती है मुलायम या कोमल काष्ठीय तना कलम यानी सॉफ्ट वुड कटिंग।
सॉफ्टवुड कटिंग जो है इसके अंतर्गत 6 माह पुरानी शाखा का चयन किया जाएगा और जो शाखा का चयन करेंगे उसकी लंबाई लगभग वही कितनी होगी 15 से 20 सेमी और इसकी जो मोटाई है ये क्या होगी लंबाई। अगर इसकी बात करें मोटाई तो इसकी मोटाई जो है वो लगभग 2.5 सेमी रखी जाती है और इस विधि के द्वारा चमेली और कोलियस में प्रवर्धन की क्रिया की जाती है यानी नए पौधे तैयार किए जाते हैं। आगे अपन देखें तो शाकीय कलम यानी हार्वेसियस कटिंग। हार्वेसियस कटिंग के अंतर्गत जो शाखा ली जाएगी वो एकदम नई शाखा ली जाती है यानी नई प्रो वाली शाखा का क्या करते हैं चयन करते हैं जिसमें कलम की लंबाई थोड़ी कम रखी जाती है उनकी अपेक्षा लगभग 7 से लेकर 15 सेमी रखी जाती है और यह विधि गुलदाउदी कार्नेशन और कोलियस के लिए क्या होती है उपयुक्त होती है। ये उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे अपन बात करें नंबर 2 तो नंबर 2 पे आती है दाब कलम यानी लेयरिंग। दाब कलम अपन बोलेंगे किसको कि इसके अंतर्गत जो पौधा होता है यानी जो पौधा होता है उस पौधे की शाखा को बिना नुकसान पहुंचाए यानी पहले बाद में नुकसान पहुंचाएंगे पहले नहीं पहुंचाएंगे बिना नुकसान पहुंचाए अपन कोई नया पौधा तैयार कर लेते हैं तो वो अपनी क्या कहलाए या कृत्रिम रूप से उसमें जड़ें विकसित करके उत्पन्न करके करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है दाब कलम कहलाती है। ये निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है साधारण दाब कलम यानी सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग के अंतर्गत देखो क्या होता है कि इसके अंतर्गत कोई पौधा होता है इस पौधे की नई जो नीचे वाली जो शाखा है उस शाखा पर अपन क्या करेंगे 2.5 सेमी का या देखो यहाँ पर 2.5 सेमी का क्या लगाया उन्होंने काट लगाया है ठीक है गले बनाकर और काट बनाकर उसको भूमि में दबाकर शेष भाग को 15 सेमी ये वाला भाग कितना है 15 सेमी वापस भूमि में ऊपर की तरफ छोड़ दिया जाता है। देखो 9 से 12 माह पुरानी शाखा का चयन करेंगे 2.5 सेमी चौड़ाई की छाल हटाएंगे यानी मैंने अभी बोला ये वल्ले उतारते हैं ये 2.5 सेमी की हटानी होती है और 15 सेमी भाग भूमि से ऊपर ये वाला जो भाग है यानी ये वाला जो भाग है 15 सेमी ये भूमि से ऊपर छोड़ दिया जाता है। 40 से 45 दिन में ही नया पौधा तैयार हो जाता है। ये विधि चमेली मोगरा और स्ट्रॉबेरी के लिए तैयार हो जाती है। देखो इसमें अपन जैसे ये वल्ले बनाकर भूमि से 15 सेमी भाग ऊपर की तरफ छोड़ देते हैं तो मिट्टी में दबा इस भाग से कुछ समय बाद में 40 से 45 दिन बाद में जड़ें निकल आती है। जैसे जड़ें निकल आती है तो उसको अपन क्या करेंगे मुख्य पौधे से अलग कर देंगे। तो ये विधि अपनी क्या कहलाएगी साधारण दाब कलम विधि कहलाती है। दूसरी है अपनी विधि वो है शीर्ष दाब। शीर्ष दाब यानी टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग एक तरह से अपन बोलेंगे कि यह विधि भी साधारण दाब कलम की तरह ही होती है परंतु इसमें जो वलय बना रहे थे देखो वहां पर वलय बना रहे थे अपन क्या करें यूं दबा के यूं ऊपर की तरफ यानी भूमि में लगाकर ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकाल रहे थे ठीक है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं इसमें जो शीर्ष भाग होता है शीर्ष भाग वही वलय बनाएंगे कितने का 2.5 सेमी का वलय बनाएंगे और वलय बनाकर उसी भाग को मर्दा में दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद में यहाँ पर जड़ें विकसित हो जाती हैं और एक नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे नया पौधा होता है इसको मात्र पौधे से क्या कर देंगे अलग कर देंगे। ये विधि किसके लिए रसबेरी ब्लैकबेरी और चमेली के लिए क्या होती है उपयुक्त होती है। केवल और केवल ज्यादातर आपको ये उदाहरण है यही ध्यान में रखने हैं। आगे अपन बात करें सर्पाकार यानी कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग ये भी एक तरह से साधारण दाब कलम की तरह ही होती है जिसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि साधारण में केवल एक बार जैसे मान लीजिए अपन ने साधारण क्या बोला कि इसमें केवल एक बार अपन लगा के 15 सेमी भाग ऊपर की तरफ छोड़ दिया। इसमें कह रहा परंतु इसे बार बार मिट्टी में दबाया जाता है यानी एक बार मिट्टी में दबाने के बाद दोबारा मिट्टी में 3 बार मिट्टी में 4 बार मिट्टी में इनको मिट्टी में देगा। प्रत्येक जब भी मिट्टी में दबाएंगे तो इस वाले स्थान पर हल्का क्या लगा दिया जाएगा काट लगा दिया जाएगा और जब यहां से जड़ें विकसित हो जाती है जब यहां से जड़ें विकसित हो जाती है और ऊपर की तरफ यहां पर पत्तियों का निर्माण हो जाता है अच्छे से तब अपन क्या करेंगे मात्र पौधे से इसको यानी यहां से अपन क्या कर देंगे अलग कर देंगे। मात्र पौधे से इसको क्या कर दिया जाएगा यहां से अलग कर दिया जाएगा और एक नए पौधे क्या हो जाते हैं यहां पर विकसित हो जाते हैं। ये विधि स्ट्रॉबेरी मोगरा और चमेली के लिए क्या होती है उपयुक्त होती है। डायग्राम के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हो। अगला आता है ट्रेंच। ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है यानी ट्रेंच यानी अर्थ होता है नाली। इसका अर्थ क्या होता है ट्रेंच यानी अपन नाली विधि भी बोला जाता है इसको। कौन सी विधि बोल सकते हैं नाली विधि ठीक है।
इसको नाली विधि भी बोला जाता है, नाली विधि। इस नाली विधि के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये अपना पौधा था, ठीक है, इस पौधे के नीचे यहां अपन क्या करेंगे, एक नाली का निर्माण करेंगे, और नाली का निर्माण करके इस शाखा को अपन क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे, और जगह जगह पर उस पर अपन हल्का सा क्या लगा देंगे, काट लगा और मिट्टी से दबा देंगे। कुछ समय बाद में देखेंगे तो यहां से एक नया पौधा ऊपर की तरफ विकसित होने लगता है और नीचे उसमें क्या होती है, जड़ें, ठीक है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, ट्रेंच विधि, यानी ये नाली थी, इसमें पौधे अलग अलग जगह से क्या हो गए, विकसित हो गए। तो ये विधि किसके लिए होती है, सेब, नाशपाती और आड़ू के लिए होती है। ये ही उदाहरण आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करें माउंट लेयरिंग में क्या होता है कि इसके अंतर्गत अपन जो पौधा होता है उस पौधे पर इस तरह से क्रिया की जाती है कि ये जो पौधा होता है उसके तने के पास में हल्की काट लगाया जाता है। यहां क्या लगाएंगे, काट, और काट लगाने के बाद इस भाग को, इतने को गिल्ली मर्दा, ठीक है, और घास फूस से क्या कर देते हैं, ढक देने का काम कर देते हैं। कुछ समय बाद में अपन देखेंगे तो यहां पर इस तरह से जड़ें विकसित हो जाती हैं और एक नया पौधा विकसित, यानी ये देखो आप देख रहे हो यहां से ये विकसित, अलग अलग शाखाएं विकसित हो जाती हैं और इन शाखाओं को अपन क्या करेंगे, यहां से हटाकर और एक नए पौधे के रूप में विकसित कर सकते हैं। ये विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है अमरूद के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अमरूद में कौन सी विधि प्रोपोगेशन के लिए अपनाई जाती है, तो वो आती है माउंट लेयरिंग विधि अपनाई, और सेब और लीची में भी अपनाई जाती है। अगला अपन देखें वायु दाब। वायु दाब यानी गुट्टी दाब, इसके अलग अलग नाम होते हैं, वायु दाब विधि, ठीक है, गुट्टी दाब विधि, इसके साथ में मार्कोटेज विधि, चाइनीज विधि और या एयर लेयरिंग के नाम से ये जानी जाती है। इसमें यह विधि नींबू, लीची, अनार और अमरूद के लिए आजकल जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, ये अनार के लिए और नींबू के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें कह रहा है कि ये अपना पौधा होता है, इस पौधे की स्वस्थ शाखा का चयन करेंगे और स्वस्थ शाखा पर अपन क्या करेंगे, इस तरह का एक वल्ले बनाएंगे, वल्ले यानी छाल उतारने का काम करेंगे। छाल उतारने के बाद में पॉलिथीन लेंगे, उस पॉलिथीन में मर्दा, यानी देख रहे हो आप, इसमें मर्दा, पानी, पोषक तत्व सब भरकर उसको दोनों ओर से क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। दोनों ओर से बंद करने के बाद में कुछ समय बाद में यहाँ पे जड़ें निकल आती है। आप देख रहे हो वल्ले वाले भाग से क्या निकल आई, जड़ें निकल आ गई, और जैसे जड़ें निकलती है, जड़ें निकलने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस भाग को यहां से हटाकर नए पौधे के रूप में क्या कर देते हैं, विकसित कर देते हैं। और यह विधि अपनी क्या कहलाती है, वायुदाब। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है कि वायुदाब किस में अपनाई जाती है, किस तरह से अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट, इसके नाम गुट्टी, कई बार गुट्टी नाम ना आके मार्कोटेज या चाइनीज नाम आ जाता है, तो इस कारण ये विधि अच्छी मानी जाती है, ठीक है। आजकल सबसे ज्यादा ये नींबू और अनार में अपनाई जा रही है सबसे ज्यादा, तो ध्यान में रखना है, क्योंकि नींबू में आपको पता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि नींबू में ज्यादातर कौन सा होता है, लैंगिक प्रवर्धन ही होता है। कौन सा होता है, लैंगिक प्रवर्धन, यानी बीज के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण होता है। और जब बीज के द्वारा नए पौधे का निर्माण अपन पढ़ते हैं तो ये चीज भी पढ़ते हैं कि इसमें पौधे में बढ़ने में या फलन देने में, क्या देने में, या फल देने में जो समय लगता है, समय क्या लगेगा, अधिक समय लगता है। फलन में समय क्या लगता है, इसमें अधिक लगता है। तो अपन क्या करेंगे, नींबू में वायुदाब, गुट्टीदाब, मार्कोटेज या चाइनीज विधि का उपयोग करके जल्दी फलन ले सकते हैं, यानी फल लेने का जो कार्य है, फल का कार्य, ये क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। इस कारण ये विधि नींबू के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।